एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंपटीशन तथा बोर्ड एग्जामिनेशन दोनों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एक बात और है कि एनसीईआरटी का प्रत्येक क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट को ब्रशअप तथा बूस्टअप कर देता है। इसी एम के साथ आज हम लोग 12 के चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एनसीईआरटी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। चलिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, दो चार्जेस, एक आपको 5 × 10⁻⁸ और दूसरा -3 × 10⁻⁸ कूलम। ओके, 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। 16 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इससे हमें थोड़ा सहूलियत रहेगा कैलकुलेशन में। दूसरा चीज़ क्या है कि एक पॉइंट P बताया गया है, जिस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल है दोनों के कारण वो 0 है। ओके, इस पॉइंट P को हम लोग एक चार्ज से x डिस्टेंस पे मानते हैं और दूसरे चार्ज का डिस्टेंस तब ऑब्वियसली 0.16 - x मीटर हो जाएगा। ओके, जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v = बेसिकली v1 + v2 जो कि 0 है। और चूंकि v का एक्सप्रेशन 1/4πε0 है ना, q / r होता है, तो 1/4πε0 को कॉमन ले लिया। एक q1 डिस्टेंस r1 मानिए, दूसरा q2 डिस्टेंस r2 मानिए, = 0 लिख सकते हैं। ओके, अब चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अगर 1/4πε0 को उधर लेकर के जाएंगे तो ऑब्वियस 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। केवल q1 का वैल्यू यानी 5 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस आपका x है, x रख दिया, माइनस ये आपको 3 × 10⁻⁻, माइनस इसलिए क्योंकि सेकंड चार्ज नेगेटिव है, प्लस से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव हो जाएगा, तो ऐसा। और डिस्टेंस यहाँ पर 0.16 - x = 0। ओके, इसको इक्वल के उधर लेके जाते हैं। अगर ऐसा करेंगे हम तो यहाँ ऐसा होगा 10⁻⁸ दोनों साइड से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको 3x = यहाँ पर 16×50 से 0.8 - 5x मिलेगा। 5x को इधर लेके आए तो 8x = 0.8 मिला। दिस इम्प्लाइज दैट x = 0.10 मीटर या 10 सेंटीमीटर जो लिखना चाहें। एक डिस्टेंस मिल गया, लेकिन अभी भी क्वेश्चन का पूरा पार्ट हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ हमें और भी सर्च करनी पड़ेगी। देखिए, बीच में तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव था, नेगेटिव वाले का पोटेंशियल नेगेटिव था, दोनों कैंसिल कर गया। लेकिन अगर हम एक और पॉइंट एज्यूम करें, है ना, इस लाइन पे चार्ज के इस साइड, चूँकि ये चार्ज बड़ा है, हो सकता है यहाँ तक इसका पॉजिटिव पोटेंशियल पहुँच रहा हो, और दूसरा 3 × 10⁻⁸ वाले का नेगेटिव पोटेंशियल दोनों इक्वल हो जाए, तो यहाँ भी v' 0 होने की पॉसिबिलिटी है। अब ऐसे केस में इस पूरे डिस्टेंस को आप x मान लीजिए, और ये बीच का डिस्टेंस तो आपको पहले ही मिला हुआ था 0.16 मीटर, तो उसके हिसाब से ये x - 0.16 हो जाएगा यहाँ तक। पॉइंट हम p' मान रहे हैं। ओके, तो फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि v' = v1 + v2 = 0 है। फिर 1/4πε0 कॉमन, और यहाँ पर q1 बाय डिस्टेंस चेंज हो चुका है, इसलिए r1' एंड प्लस q2 डिवाइडेड बाय r2' ऐसा लिखना होगा, = 0। 4πε0 फिर राइट साइड जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। q1 के जगह पर फिर आप 5 × 10⁻⁸ और r1 के जगह पर अभी क्या लिखेंगे, तो पूरा डिस्टेंस दैट इज x - 3 × 10⁻⁸ बाय x - 0.16 ऐसा लिख पाएंगे, = 0। फिर इसको 0 के उस तरफ लेकर के चलिए तो आपको ऐसा हो जाएगा, ये कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद से यहाँ पर आपके पास 5x -5 0.8 = 3x, तो 5x
-3x इज इक्वल टू 0.8, ये तो बेसिकली 2x हो जाएगा। तो आपके पास 2x इज इक्वल टू 0.8 तो x इज इक्वल टू 0.4 मीटर और 40 सेंटीमीटर। दो आंसर आ गए। यानी दो वैसे पॉइंट हैं जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज जीरो होने की पॉसिबिलिटी है। चलिए ठीक है, 2.1 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक रेगुलर हेक्सागन की बात हो रही है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। ये 2.2 क्वेश्चन में रेगुलर हेक्सागन के ईच वर्टिसेस पे पहले तो ये रेगुलर हेक्सागन हम बना लें और ईच वर्टिसेस पे इक्वल चार्ज दिए गए हैं। सभी पॉइंट पे चार्ज है, वो चार्ज आपको 5 माइक्रोकूलम्ब है। सब जगह पे Q है और Q का वैल्यू 5 माइक्रोकूलम्ब है। आप बोलेंगे कि ये डायग्राम्स क्यों बनाए जा रहे हैं? तो जब भी हम न्यूमेरिकल बना रहे हो, एक रफ डायग्राम बना लें तो बहुत अच्छी तरह से हमारे पास प्लानिंग बन जाती है कि आगे प्रोसीड कैसे करना है। ओके, और यहाँ से इन्फॉर्मेशंस भी काफ़ी कुछ हमें मिल जाएंगे। जैसे सेंटर पे निकालने के लिए बोल रहा है तो हम सबसे पहले सभी डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे और डायगोनल्स को ज्वाइन करने के बाद ये जो पॉइंट मिला यही सेंटर पॉइंट है, जहाँ पर नंबरिंग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। मानिए 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी अगर डिस्टेंसेस की बात करें, चूँकि आपको मालूम है रेगुलर हेक्सागन को अगर ये करेंगे तो 6 राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं। तो ये जो डिस्टेंस आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये सभी डिस्टेंसेस इसके इक्वल हैं। ओके, यानी R अगर हम कहीं भी लें तो हमारे पास सेम ही होगा। R इज इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर और Q इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम्ब, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। अब कुछ नहीं, आप अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज पढ़े होंगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो V नेट इज इक्वल टू सभी का सम लिखना पड़ता है। यहाँ पर चूँकि 6 चार्जेज हैं तो हमको 6 चार्जेज के लिए लिखना पड़ेगा। और अगर ऐसा हम लिख लिए तो लिखने के बाद हमारे पास क्या होगा वो देख लेते हैं। यहाँ सभी ये तो भी हो जाएगा और प्लस ये भी हो जाएगा, ये भी सभी भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबके डिस्टेंसेस भी का फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहें तो आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R। सभी चार्ज इक्वल हैं और सभी डिस्टेंसेस इक्वल हैं, तो भी ऐसे कि ये 6 इंटू भी हो गया। इसका मतलब 6 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। अब तो जस्ट केवल वैल्यू दे देना है, तो वैल्यू आप दे सकते हैं और वैल्यू जैसे ही दे देंगे आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो काइंडली इसमें वैल्यू पुट करके अपने रिजल्ट फाइंड कर लीजिए। जैसा कि मैं चलिए वैल्यू लिखता हूँ। 6 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9। वैल्यू पुट करने के समय यूनिट नहीं लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है। 5 माइक्रोकूलम्ब है मतलब ऐसा, और R 10 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। मैं बताया था पिछले क्वेश्चंस वगैरह में भी कि मीटर में कन्वर्ट करना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, तो ऐसा हो गया। सॉल्व कीजिए इसको, तो सब कुछ सॉल्व करेंगे आपके पास 2.7 इंटू 10 का पावर एडजस्ट करके देख लीजिए कितना आता है। तो ये 6 वोल्ट। तो ऐसे आपका क्वेश्चन 2.2 भी सॉल्व हो गया। चलिए, हमने हेक्सागन के रेगुलर सभी वर्टिसेस पे चार्ज रख करके और नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड कर लिया। 2.3 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। दो चार्जेस की बात है, एक आपका यहाँ नेगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। एक कितना है -2 माइक्रोकूलम्ब और दूसरा +2 माइक्रोकूलम्ब। आपको बोला है क्या कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी ऐसा सरफेस जिस पे पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम हो। आपको एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन होगा कि अगर हम इक्वेटोरियल प्लेन की बात करें, ठीक है, तो एक तो डाइपोल जैसा है, देखिए डाइपोल जैसा है,
इक्वेटोरियल प्लेन पे जब हम डाइपोल के कारण पोटेंशियल पता करेंगे तो एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा, और हर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होना भी इक्वल पोटेंशियल होना है, यानी ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट जो आपको बोल रहा है, यह कह रहा है कि आप इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएं किसी पॉइंट पे। ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा, या इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रॉपर्टीज आपने पढ़े होंगे, वहाँ पर आपको पता चला होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। मतलब ऐसा आप एक बार फिर से एक काम करें, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे तो वहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन देखिए इसी तरह से आपको दिखाई देगा, यानी आपने इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, आंसर कर लिया। ओके, नेक्स्ट आपको अगला क्वेश्चन जो है वो 2.4 जो क्वेश्चन है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि पिछले चैप्टर का ज़्यादा इस चैप्टर का कम है। क्यों? क्योंकि गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन में आपने एक चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स पे निकाले थे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एक एट द सरफेस की बात थी और एक आउटसाइड थी। ओके, अगर हम इनसाइड की बात करें, ओके, तो इनसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये प्रूव करके हमने दिखाया है, यानी पहला पार्ट आंसर हो गया। दूसरा आपको जस्ट आउटसाइड द सरफेस यानी एट द सरफेस की बात कर रहा है, तो E एट द सरफेस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की बात करें, क्यू डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। ओके, अभी सभी वैल्यूज आपको पुट करने हैं, क्वेश्चन से देख लीजिए और आराम से वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यूज जब पुट कर देंगे तो आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। हाँ, तो इसमें आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10 का पावर 9, चार्ज कितना है 1.6 × 10 का पावर -7, और रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। फिर मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 12 × 10 टू पावर -2 का स्क्वायर। सब कुछ सॉल्व कर लेंगे तो ये 10 का पावर 5, एक बार चेक कर लीजिए सारे कैलकुलेशंस, न्यूटन पर कूलम्ब हो जाएगा। ओके, ये एट द सरफेस या जस्ट आउटसाइड द सरफेस की बात हो गई। अब तीसरा है आपको इसी में फाइंड करना है ई आउटसाइड। ठीक है, ई आउटसाइड की बात जब करेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर, और सब तो वैल्यू सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, लेकिन r पे चेंज रहेगा। ओके, r अभी जो है सेंटर से 18 सेंटीमीटर है, तो ये 18 × 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ये रिजल्ट भी कैलकुलेट कर लीजिए, ये 4.4 × 10 का पावर है ना 4 न्यूटन पर कूलम्ब आ जाएगा। तो इस तरह से 2.4 का भी सॉल्यूशन आपने निकाल लिया। ओके, आसान क्वेश्चन से एनसीईआरटी में रहते हैं, लेकिन पूरा कवरअप देता है ये। आप एक बार सॉल्व करेंगे तभी आपको आसान और मुश्किल जो भी हो पता चलेगा या कंप्लीट कर पाएंगे। अब देखिए 2.5 एक अच्छा क्वेश्चन। 2.5 में एक पैरेलल प्लेट ऐसा दिया हुआ है कैपेसिटर, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दे दिया है। वो कैपेसिटेंस कितना दिया, तो 8 पिकोफैराड। अच्छा, ये तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है। इसमें केस एक अलग है, डिफरेंट केस में क्या कह रहा है कि अभी कैपेसिटर के प्लेट्स और क्लोज ले आइए, मतलब पहले जिस डिस्टेंस पे थे उस डिस्टेंस का हाफ कर दीजिए, प्लेट को क्लोज कर दिया आपने। ठीक है, ये डिस्टेंस D/2 हो गया, और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल कर देना है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 6 बोल रहा है। तो अभी C' = आप क्या लिखेंगे, एरिया चेंज हुआ नहीं, एप्सिलॉन नॉट चेंज हुआ नहीं, डिस्टेंस D/2 हो गया है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया है। चलिए, तो यहाँ पर ये 2
के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। यहाँ पर 2 इंटू के का वैल्यू 6 इंटू यहाँ पर 8, 2 6 जा 12, 8 जा 12 96, 96 पिको फैराड आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, और इसी तरह के सभी आसान क्वेश्चन ही हैं। तो 2.5 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें करने हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.6। चलिए 2.6 में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 3 कैपेसिटर्स सीरीज में जोड़े गए हैं और तीनों के कैपेसिटेंस भी दिए हुए हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि डायग्राम ड्रॉ करने के बाद क्लैरिटी बढ़ जाती है। और ये 9 पिको फैराड, ये भी 9 पिको फैराड और ये भी 9 पिको फैराड का है। ओके, तो आप जानते हैं सीरीज में 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 लिखना पड़ेगा। सभी कैपेसिटेंस इक्वल हैं 1/9, 1/9, 1/9। ओके, यानी ये हो गया 3/9। लेकिन जब आप C इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 3 पिको फैराड हो जाएगा। तो यहाँ आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया। अब आगे क्या कहता है, इसी कैपेसिटर को जोड़ दिया है। किससे जोड़ दिया है, तो यहाँ आपको 120 वोल्ट के सेल से, सेल 120 वोल्ट का है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको पोटेंशियल्स की बात कर रहा है कि तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा। अच्छा, अगर हम Q इज इक्वल टू सी भी फॉर्मूला यूज करें तो V इज इक्वल टू Q/C। इस तरह से अगर हम V1 की बात करें या V2 की बात करें, सभी में चूँकि कैपेसिटेंस इक्वल हैं तो Q/C C1 C2 C3 लिखते, लेकिन लिखने का कोई मतलब नहीं है, सभी तो इक्वल हैं, यानी ये Q/C हो जाएगा। मतलब मुझे Q का वैल्यू पता चल जाए तो हम सबके लिए पोटेंशियल पता कर सकते हैं। अब Q कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके, तो हम मान लेंगे कि तीनों इक्विवेलेंट सर्किट है, तो Q नेट इज इक्वल टू, क्योंकि सीरीज में सब पे चार्ज इक्वल होता है, C इक्विवेलेंट इंटू V कर देंगे। C इक्विवेलेंट 3 इंटू 10 का पावर है ना, कितना हो जाएगा, P को है तो -12 और V 120, मतलब ये क्या हो जाएगा, 360 है ना, पिको कूलम। चलिए तब यहाँ पुट कर दीजिए आप Q का वैल्यू 360 पिको कूलम बाय C का वैल्यू 9 पिको फैराड। पिको पिको कैंसिल और कूलम बाय फैराड वोल्ट होता है, तो ये 9 4 जा 36 यानी 40 वोल्ट आंसर आ गया। इच कैपेसिटर के अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा। हाँ, यहीं पर अगर कैपेसिटेंस अलग होते तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको डिफरेंट मिलते। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसमें आपको जो 2.7, ये क्वेश्चन में पैरेलल में 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं और तीनों के वैल्यू इस बार डिफरेंट रखे गए हैं। वैल्यूज आप पढ़ लीजिए और वैल्यूज पढ़ करके मुझे भी इन्फॉर्म कर दीजिए। तो शायद ये 2 माइक्रो है या पिको है, देख लीजिए एक बार, ये कितना है, माइक्रो होगा या पिको होगा, पिको ही होगा। तो चलिए पिको फैराड 3 पिको फैराड और 4 पिको फैराड ऐसा है, और इस बार 100 वोल्ट का सेल यूज किया गया है। सबसे पहले तो टोटल कैपेसिटेंस, जिसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, तो C इक्विवेलेंट पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, तो प्लस करने में सीधे प्लस कर दीजिए, 2 3 4 9 पिको फैराड, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको सभी के अक्रॉस चार्ज पता करना है। अगर सबके कैपेसिटेंस इक्वल होते तो चार्जेस सब पे इक्वल जाते, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट हैं तो डिफरेंट कैपेसिटी चार्जेस जाएंगे। Q इज इक्वल टू सी भी होता है C1, चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सबके लिए कॉमन, तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू आप C1 इंटू V लिखेंगे, और अगर C1 की वैल्यू दे दी आपने 2 इंटू 10 का पावर -12 और V 100, तो ये होगा 2 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम।
Q2 कैलकुलेट कर लीजिए इसी तरह से, क्या होगा C2 इंटू वी, वो 3 इंटू 10 का पावर -12 इंटू 100 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। और Q3 भी आपको मिल गया, Q3 कितना C3 इंटू वी यानी 3 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू, सॉरी यहाँ 4 था, 4 हाँ 100 यानी 4 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर था 2.7 का भी रिजल्ट आपको पता चल गया। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2.8 क्वेश्चन भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से है। उसके फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, याद तो होगा ही आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 2.8 में आपको सबसे पहले कैपेसिटेंस की बात करनी है जो कि A एप्सिलॉन नॉट बाय D के बराबर होगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय D के बराबर होगा। अभी एरिया यहाँ पर दिया हुआ है 6 इंटू 10 का पावर -3, एप्सिलॉन आपका 8.854 इंटू 10 का पावर -12, ये तो वैल्यू याद होगा। और डिस्टेंस आपको यहाँ पर 3 मिलीमीटर दिया है, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए -3 करके, ओके। अच्छा, कैलकुलेशन में ये 8.854 को लगभग 9 एज्यूम कर सकते हैं, ओके। तो सभी कैंसिलेशन के बाद ये आ जाएगा 9 और ये तो 3 2 जा यानी 18, और पावर को एडजस्ट कर दिए, ये कट गया, 10 का पावर 12 मतलब पिको फैराड। तो 2.8 का आपको क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। दूसरा बोलता है कि इसको फिर 100 वोल्ट के सेल के साथ जोड़ दिया गया है, और 100 वोल्ट के सेल के साथ जब जोड़ेंगे तो Q कितना होगा, तो Q क्या होगा, Q इज इक्वल टू CV, यानी आपको C18 इंटू 10 का पावर -12 और V 100, यानी ये 18 इंटू 10 का पावर कितना हो गया -10, ठीक है, कूलम, ठीक है। चाहे तो आप नैनो कूलम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको कितना 1.8 इंटू 10 का पावर -9 नैनो कूलम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 2.9 क्वेश्चन पढ़ लेंगे और तब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है वो देख लीजिए। तो 2.9 में इसी कैपेसिटर की बात कर रहा है और बोल रहा है कि आपको एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी डालना है। 2.8 वाले क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाला हुआ था, ये आपको ऐसे ही प्लेट रखे हुए थे, जबकि इसमें बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी डाला हुआ है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद से है ना, कैपेसिटेंस C डैश की बात करें वो K इंटू सी, K 6 है और आपको C 18 है, तो ये 108 18/108 क्या हो गया पिको फैराड, ओके। अब दो सिचुएशन दे रहा है, क्या, सेल इसके साथ कनेक्टेड वाला और दूसरा में सेल डिस्कनेक्टेड, ओके। याद रखेंगे सेल जब कनेक्टेड होगा तो V डैश इज इक्वल टू V, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे, और सेल जब डिस्कनेक्टेड होगा जितना चार्ज इस पे आकर के भर गया है पहले है ना, वो Q डैश इज इक्वल टू Q के बराबर होगा। यहाँ भी कैपेसिटेंस हम जोड़ें या नहीं जोड़ें वो तो K इंटू सी के बराबर होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो अगर हम अब यहाँ पर Q डैश कैलकुलेट करते हैं तो हमको C डैश और V डैश की बात करनी होगी। C डैश मतलब KC और V डैश मतलब V, यानी K इंटू Q। पहले जो Q था उससे 6, क्योंकि K का वैल्यू 6 है, इंटू 1.8 इंटू नैनो कूलम हो जाएगा। ये आप कैलकुलेट करके देख लें क्या होता है। 18 ये 10.8 नैनो कूलम आ जाएगा। अभी सेकंड केस में यहाँ भी आपके पास पहले यहाँ चार्ज तो वही रहा 1.8 नैनो कूलम, क्योंकि सप्लाई हटाने के बाद
जो चार्ज कैपेसिटर पे पहले आ चुका है सेम चार्ज ही रहेगा, चार्ज और एक्स्ट्रा नहीं आने वाला। ठीक उसी तरह से जैसे बाल्टी नल के नीचे रख देते हैं, नल बंद कर देंगे, जितना पानी बाल्टी में भर चुका है उतना तो रहेगा ही, कैपेसिटर में भी चार्ज उतना जितना भर चुका है उतना रहेगा ही। सी डैश जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंट्रोड्यूस करते हैं तो वैसे केस में ये के सी हो जाएगा। और तब अगर आप बात करें कितना भी डैश का, तो भी का फॉर्मूला क्यू बाय सी होता है, ये क्यू डैश बाय सी डैश, यहाँ पर क्यू डिवाइडेड बाय के सी, और क्यू बाय सी भी हो गया यानी भी बाय के, यानी भी पहले कितना था 100, ओके, और अभी कितना हो जाएगा बाय 16.67 वोल्ट। ये आंसर भी आपको आ गया। तो 2.9 में 2.8 का ही क्वेश्चन एक्सटेंड हुआ था, जिसमें सिचुएशन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट देने के बाद से सेल कनेक्ट और डिसकनेक्ट का कंडीशन था। ओके, ये भी एक काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है डिस्कशन के हिसाब से, तो नोट कर लेंगे सभी क्वेश्चन को। आप देखिए बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगता न्यूमेरिकल डिस्कशन में, आप भी चाहें, मैं डिस्कस करके इतनी कम देर में बना ले रहा हूँ तो आप बिना डिस्कस किए तो बहुत जल्दी ही बना लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है 2.10, तो 2.10 में एक कैपेसिटर है सी कैपेसिटी का, और उसको एक सेल 50 वोल्ट के सेल से शायद जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन देख लेंगे। अभी एनर्जी स्टोर्ड फार्मूला निकाला हुआ है कितना, हाफ सी वी स्क्वायर, यानी हाफ सी कैपेसिटेंस का वैल्यू इसमें आप देख लेंगे कितना है। तो कैपेसिटेंस 12 पिकोफैराड है शायद, है ना। तो 12 इंटू 10⁻⁻12 और भी 50 इंटू 50 सब कैंसिल कर लीजिए, तो ये 1.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल आना चाहिए। चेक कर लीजिए एक बार सारे क्वेश्चंस। चलिए चलते चलते हम लोग लास्ट पहुंच ही गए। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, तो यहाँ 2 कैपेसिटर की बात की जा रही है। याद रखें 2 कैपेसिटर 11 में। इसमें आप जब इनिशियल एनर्जी की बात करेंगे पूरे सिस्टम की, एक कैपेसिटर चार्ज नहीं है, पोटेंशियल से नहीं जोड़ा गया है, इसीलिए इसको सीधे हाफ C1 V1 स्क्वायर लिख लें। अब यहाँ पर कैपेसिटेंस 600 पिकोफैराड है, मतलब -12, और जो पोटेंशियल जिससे आपने जोड़ा है वो 200 वोल्ट है, यानी आप यहाँ पर 200 इंटू 200 कर लीजिए। कैलकुलेशन करके ये आपको 12 इंटू 10⁻6 ऐसा कुछ आएगा क्या, चेक कर लीजिए। 12 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में एक कैपेसिटर और पैरेलल में जोड़ दिया गया, तो अब C इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो आपके पास C1 प्लस C2 आएगा। ओके, ये कितना आ जाएगा 600 प्लस 600 मतलब 1200 पिकोफैराड आने दीजिए। अभी यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। जब आपने जोड़ा तो कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा, कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, सभी वैल्यूज़ दे दीजिए। C1 आपका 600, V1 पिकोफैराड में है 600 इंटू 10⁻⁻12, और V1 आप जोड़े थे कितने 200 वोल्ट से, ये चूँकि 0 है V2 तो प्लस 0 हो जाएगा, और ये 600 प्लस 600 1200 है ना, इंटू 10⁻⁻12 ये कट जाएगा। ये आप जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आपको 100 वोल्ट आ जाएगा। अब अगर आप U फाइनल निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V डैश, है ना, एक कॉमन पोटेंशियल की बात, उसका स्क्वायर, यहाँ से 1/2 इंटू C इक्विवेलेंट 1200 इंटू 10⁻⁻12 इंटू V 100 इंटू 100 करके देखिए, इसका रिजल्ट जो आएगा वो आपको 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल के
6 जूल आएगा। अभी आपको लॉस इन एनर्जी की बात की जा रही है। डेल्टा यू का एक्सप्रेशन आप जानते हो, यू क्या, इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो एक 12 था, दूसरा 6 है, यानी 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। इतना कैलकुलेशन करने से और आसान रहता अगर आप चाहते इसको तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते। डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर लेते? तो लॉस इन एनर्जी का एक एक्सप्रेशन मैंने अपने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि सीधे लॉस इन एनर्जी कैपेसिटर वाले में यू डेल्टा यू इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 और यहाँ पर V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लीजिए ऊपर 600 इंटू 600 पिको दोनों में होगा 10⁻⁻12 और दोनों का 10⁻⁻12 कर लीजिए डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 आपको हो जाएगा 1200 इंटू 10⁻⁻12 और यहाँ पर V1 के जगह पर चूँकि उसको कनेक्ट किए थे, दूसरा डिसकनेक्टेड था, -0 का होल स्क्वायर। इसको करके देखिए आपका रिजल्ट इतना ही आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे अगली बार अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।